चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर वाला नेक्स्ट सेशन, जिसमें आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप जब वीडियो अपलोड होगा डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे, आपको जो नोट्स मैंने ये बनाई हुई है खुद से वो आपको मिल जाएगी एज़ यूजुअल, जैसे कि आपको बाकी सारी पीडीएफ और स्लाइड्स मिल जाती हैं। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे चलते हैं। देखिए, इसकी जो पहचान है वो है रहा है प्लस समय से। अब जब हम बात करते हैं दोस्त रहा है प्लस समय से, तो इसका मतलब हम बात कर रहे होते हैं किसी काम के कंटिन्यू होने का और साथ में टाइम के साथ से लगा हो। ध्यान रखिएगा, अब कहीं पर अगर हम ये कहते हैं कि वह 4 महीने से यहाँ रह रहा है, ठीक है, और जैसे वह 4 बजे, वह मंडे से आ रहा है, एक लाइन ऐसे समझिए आप। पहली लाइन है वह मंडे से यहाँ आ रहा है, दूसरी लाइन है वह मंडे को यहाँ आ रहा है। 2 लाइनें हैं, मैं लिख देता हूँ और बता देता हूँ, आप खुद बताइए। वह सोमवार को यहाँ आ रहा है, और अगला है वह सोमवार से यहाँ आ रहा है। 2 लाइनें हैं, ठीक। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो सब में अगर आप जनरली किसी से पूछेंगे तो वो बता देगा दोनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये भी और ये भी। जबकि दोस्त ऐसा नहीं है। आप बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस है, कौन सा नहीं। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको जो दूसरा वाला है ये मिलेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि रहा है प्लस टाइम लगा होगा और साथ में से लगा होगा। ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ भी रहा है आया है और टाइम लगा हुआ है, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ दोस्त, समझो। जब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो एक्चुअल में ये बताता है कि ये काम स्टार्ट कब से हुआ है। ठीक है भाई, वो ये बताएगा कि ये काम स्टार्ट कब से हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वह मंडे को यहाँ आ रहा है या सोमवार को यहाँ आ रहा है, वो केवल एक मंडे की बात कर रहा है, उसके बाद वह आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन जब आप कहते हो वह सोमवार से यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब है आने का काम कब से शुरू हुआ, सोमवार से। तब आप ये कह सकते हो कि कोई काम चलना स्टार्ट कब से हुआ, कोई काम कंटिन्यू होना स्टार्ट कब से हुआ। जब ये बताया जाता है तो एक्चुअल में वहाँ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आप समझ गए ना। किसी से आप ये चीज़ पूछ सकते हैं तो जनरली, क्योंकि अगर आधा अधूरा नॉलेज है तो वो दोनों को बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि दिन समय या तारीख कुछ लगा होगा और साथ में रहा है रही है होगा। अभी आप समझ गए ना कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है भाई, अगला देखिए। नेक्स्ट वाले में इसका जो रूल है वो ये है कि आई यू और प्लूरल के साथ हैव बीन और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। अब तुरंत कुछ लोग अपने दिमाग में ये चीज़ चलाएंगे कि आपने तो ये कहा था कि जहाँ परफेक्ट होता है वहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और जहाँ कॉन्टिन्यूअस होता है वहाँ आईएनजी फॉर्म होती है। तो चलिए, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म तो दिख गई, लेकिन थर्ड फॉर्म कहाँ है। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सोचना भी ठीक है, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। अब उसका रीज़न दोस्त ये है, आप समझो, जब आप परफेक्ट की बात करते हो तो ये हैव और हैज़ प्रेजेंट के साथ परफेक्ट भी लगा है, कंटिन्यूअस भी, मतलब इसके स्टेंस के अंदर इनकी भी क्वालिटीज़ हैं और इनकी भी क्वालिटीज़ हैं। परफेक्ट ये कहता है कि हमारी फैमिली में से जब भी कोई आएगा उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। इट डजेंट मैटर वो हैड आ रहा है, हैव आ रहा है या हैज़ आ रहा है। तो यहाँ तो हैव और हैज़ दोनों आ गए हैं। ठीक है दोस्त। और कॉन्टिन्यूअस कहता है कि हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। अब दोनों में डिफरेंस समझिएगा। परफेक्ट ये कहता है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वो ये कभी भी डिमांड नहीं करता है कि आई नीड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, वो ये कभी कहता ही नहीं है। बस वो ये कहता है कि जो मेरे साथ आए वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब यहीं पर दोस्त कॉन्टिन्यूअस कहता है कि मुझे वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब की खास करके। तो यहाँ पर किया क्या गया,
अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो आईएनजी नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूस वाला गलत हो जाएगा। हमने आईएनजी फॉर्म केवल लगा दी तो ये रूल गलत हो जाएगा कि इसके बाद थर्ड फॉर्म आता है। तो ग्रामर दादा ने किया क्या, इन्होंने बी की थर्ड फॉर्म बीन, ध्यान रखिएगा, बी, बीन, बीन और बीइंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जिसका यूज हम पैसिव वॉइस में देखते हैं। ठीक है दोस्त। अब आप देखिए, जब वर्ब की, कहाँ चले गए भाई, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर बीन लग गया है भाई, तब आप ये मान लीजिए कि हैव और हैज़ को जो थर्ड फॉर्म चाहिए वो इनको मिल गई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई और कह रहा है, कोई ऐसा जिसको आपको पता है कि केवल बहस करता है, और वो कहता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप उसे सिंपली केवल इतना बताएंगे कि हैज़ बीन और हैव बीन। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर दोस्त आपका पूछता है कि इसकी एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब, तब आप उससे कहेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल हैव और हैज़ होता है। बाकी ये जो बीन है ये सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है, जो हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। तो आप अपने कॉपी में कहीं पर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कि हमारी हेल्पिंग वर्ब चाहे एक वर्ड की हो या 1000 वर्ड की, जैसे हैव बीन हो गया, हैज़ बीन हो गया, फ्यूचर में जाओगे आपको विल हैव बीन मिलेगा, 3 की मिलेगी, ठीक, फिर शैल हैव बीन मिलेगा, उसके बाद कहीं कहीं आपको ऑट टू हैव बीन मिल जाएगा, मतलब बहुत बहुत लंबे लंबे 2-2, 3-3, 4-4 वर्ड के। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब है केवल और केवल पहला वर्ड होता है दोस्त, उसके साथ जो भी आया हुआ है वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वो मेन वर्ब का हिस्सा होते हैं, मतलब वो मेन वर्ब के पहले आते हैं। इसी वजह से आप ये हमेशा देखोगे कि कहीं पर भी नॉट लगा हुआ है या कहीं पर भी बीन लगा हुआ है, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है चाहे निगेटिव वर्ड है, हमेशा आप बीन को मेन वर्ब के पहले ही पाओगे, ये चीज़ आप देखिएगा। ठीक, तो इसमें बंधु क्लियर हो गया ना। ठीक, देखिए सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, बस आप इतना ध्यान से समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तब आप सारा खेल समझ गए, नहीं समझे तो नहीं समझे। अभी तक मैंने आपको यहाँ बताया, अब आपको ये पता है कि ऐसा क्यों होता है, हैव बीन हैज़ बीन के साथ बीन ही क्यों आता है, वो भी आपको पता लग गया। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्यों आता है वो भी पता लग गया। थर्ड फॉर्म बीन क्यों आता है वो भी आपको पता लग गया। तो आप किसी को बताएं ना बताएं, लेकिन आपको मूर्ख तो कोई नहीं बना सकता, ये तो कन्फर्म है। अब अगला देखिए, सिंस में, सिंस को हम एक नाम से और जानते हैं और उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अब सिंस में क्या क्या आता है, मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, 7 o'clock। अभी 2 बार उसी चीज़ को मैंने लिख दिया था, इसी वजह से इसको ऐसे कर दिया। जैसे मान लो एक डेट है अक्टूबर 11, ठीक है, फिर एक ईयर है 1998, ठीक है, तो फिर कोई फेस्टिवल हो गया। तो दोस्त कोई भी चीज़ जो फिक्स हो जाती है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, उसको हम हमेशा सिंस में रखते हैं। जैसे मॉर्निंग फिक्स है, जैसे मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, ठीक है, मंडे सुबह से मिल रहा हूँ, मॉर्निंग है, इवनिंग है, मंडे है, दिन है, कोई घड़ी का समय है। देखिए दिन का जो पहर होगा वो भी सिंस में आएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, डॉन, डस्क, ये सब, ठीक। दिन का नाम, घड़ी का समय, कोई डेट, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे, जैसे मान लेते हैं आपका एक बर्थडे है अक्टूबर 11, सन है 1998, 1998। अब ये फिक्स है कि नहीं, फिक्स है ना। अब अगला देखिए, कोई फेस्टिवल है, होली, फिर फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इसमें भी देखिए चीज़ें फिक्स रहती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ा घूम फिर के, जैसे 2 घंटे, 10 मिनट, 5 दिन, 7 साल, ऐसे कुछ। इसको सिंपली ऐसे समझिए, जैसे आप मैच खेल रहे हैं, ठीक, अब ये है ग्राउंड, गांव में आप मैच खेल रहे हैं, गेहूँ कट गया है, सारा कुछ, पिच बढ़िया खेतों में बन गई है, आसपास थोड़ा जंगल है, गांव में ऐसे आराम से हो जाता है, खड़ंजा पीटा लगा खेल लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, ठीक। अब इसके आसपास पेड़ वेड़ हैं, एक बढ़िया बैट्समैन है, स्टंप लगा है, ये आपका हवाई चप्पल उल्टा करके वाइड बना दी गई है, लोग लगे हुए हैं।
आपने एक शॉट मारा, गेंद चली गई, ये जंगल है। अब देखिए यहीं से मैं आपको सिंस और फॉर बता दूंगा। जैसे अगर एक ये प्लेयर यहाँ पर खड़ा है, सभी लोग जब ढूंढने आए तो इसने कहा है कि ये जो पेड़ है, यहाँ मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, यहाँ एक पेड़ है। उसने कहा इस पेड़ के एकदम जड़ के पास देखो गेंद वहीं पड़ी है। इसने क्या कहा, पेड़ के जड़ के पास देखो गेंद वहीं पड़ी है। आप लोग गए, गेंद उठाया और चले आए, ये है सिंस। जब आपको कोई चीज इतनी ज्यादा बिल्कुल टू द पॉइंट पता हो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर डॉट एकदम, हाँ ये है मतलब ये है। जैसे किसी ने कहा, आपने माता जी से पूछा मम्मी चार्जर कहाँ रखा है, उन्होंने कहा जाओ उस कमरे में बीच वाले अलमारी पे, वहीं अचार के डब्बे के बगल रखा हुआ है, इधर उधर फेंके थे, वहीं साफ कर रहे थे, उठा कर रख दिए। तब आप पूरे घर में नहीं ढूंढोगे, आप सीधा जाओगे कमरे में बीच वाली अलमारी पर, अचार के बगल डब्बे देखोगे लपेट के रखा होगा। लेकिन अगर मम्मी से पूछोगे मम्मी चार्जर कहाँ, उन्होंने कहा देखो अभी साफ कर रहे थे, यहीं कहीं रखे हैं, इसको हम दोस्त फॉर बोलेंगे। कंफर्म पहले वाले में भी है, सेकंड वाले में, लेकिन पहले वाले में एकदम टू द पॉइंट कंफर्म है। समझ गए दोस्त? जैसे मॉर्निंग इवनिंग, जैसे सुबह मिलना है तो आप ऐसा नहीं किसी ने कहा सुबह मिलते हैं तो आप रात में जाओगे, आप मॉर्निंग में ही जाओगे। इवनिंग दिन का नाम, घड़ी का नाम, कोई तारीख हो गई, कोई सन हो गया, कुछ भी ऐसा इवेंट हो गया उसमें है। जबकि फॉर में क्या कहा आपने, कहा चलो 2 घंटे में मिलते हैं, तो 2 घंटे के आसपास, थोड़ा पहले थोड़ा बाद, ऐसे हो सकता है। 10 मिनट, अब ध्यान रखिएगा, किसी ने कहा कि अगर 10 मिनट हम बात करते हैं तो जैसे 12 बज रहे हैं तो 12:10 की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्त समझो, जो ग्रामर है थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, ये चीज़ें रिटर्न मांगता है। ये कहता है कौन से वाले 10 मिनट, आपने कहा अरे यही 10 मिनट, कौन से वाले 10 मिनट भाई लिख के दे दो ना। जैसे 12 बजे से 12:10, अरे भैया गिरो ना यार, जैसे 12 बजे से 12:10, 12:10 से 12:20, कौन से वाले वो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। अब यहाँ से दोस्त क्वेश्चन बनता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैसे बनता है वो चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ। जैसे इसमें कह रहा है लास्ट मंथ, लास्ट वीक और लास्ट ईयर के साथ सिंस का यूज होता है, लेकिन यदि लास्ट के बाद कोई नंबर आ जाए तो सिंस की जगह फॉर का यूज होता है। जैसे देखिए सिंस लास्ट वीक, देखिए लास्ट वीक के साथ सिंस आ गया क्योंकि कंफर्म है पिछला हफ्ता। लेकिन अगर लास्ट के बाद कोई नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 10 11 1000 कुछ भी आ जाए तो हमेशा उसके साथ फॉर लगेगा। अब एग्जामिनर यही एरर करके देता है। कैसे? जैसे कर दिया आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट 10 ईयर्स, ऐसे। और इस टाइप का आपके एग्जाम में आया हुआ है बंधु, ध्यान रखिएगा हमेशा। अब जैसे आपने ज़्यादातर हम लोग यही रूल केवल पढ़े होते हैं कि लास्ट वीक, लास्ट ईयर और लास्ट मंथ के साथ हमेशा हम सिंस का यूज़ करते हैं। जबकि दोस्त ध्यान रखिएगा, पूरा रूल ये सिंस का करते तो है, लेकिन लास्ट के बाद अगर कोई नंबर आ जाता है तो हमेशा फॉर का होता है। जैसे आई हैव बीन डूइंग दिस, अब यहाँ पर जो सिंस लास्ट 10 ईयर से, देखिए लास्ट के बाद एक नंबर आ गया 10, इस वजह से इस सिंस की जगह आप किसका यूज़ करेंगे? फॉर। ये ध्यान रखिएगा। एक एरर इससे और बनता है, एक ये है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब वाला एरर होता है। जैसे आई एम डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे। अब यहां पर देखो चीजें सही हैं सिंस फॉर में, लेकिन उसने क्या किया, सिंस यहां लगा दिया, लेकिन यहां पर एम लगा दिया है दोस्त, जबकि यहां पर होना चाहिए हैव बीन। समझ गए? और ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बस हवा हवाई में है भैया, एकदम आपके एग्जाम में चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वाले टेंस से अगर एरर बनाएगा तो ये 2 ही एरर बनाता है। अब आइए आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देते हैं बना के। जैसे कहा जाए मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई तो हो गई बहुत होगी। पहला, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो आप लिखेंगे आई के साथ हैव बीन आता है, हैव बीन। अब सिंग के साथ क्या आप लगाएंगे, सिंगिंग, सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्त, ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाले में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आप लिखेंगे आई हैव हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपके समझने के लिए आप पॉजिटिव कर दे रहा हूँ या नेगेटिव कर दे रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग। अब देखिए ये तो सेम चलेगा एज इट इज। अब मैं आपको बस ये समझाने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को समझा रहा था, जो लोग कहते हैं कि हैव बीन और हैज़ बीन ही मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्चुअल में हमारी हेल्पिंग वर्ब केवल पहला वर्ड होता है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि दोस्त केवल पहले पे हमें फोकस करना है। आप देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर आया है, हेल्पिंग वर्ब का, फिर नॉट का, फिर वर्ब का। तो अब देखिए आई के बाद आपने हैव लिखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट था, आपने हैव के बाद नॉट लगाया है। अगर हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होती तो कुछ ऐसा लिखा जाता, आई हैव बीन नॉट सिंगिंग, ऐसे लिखा जाता दोस्त। भाई मेरे कहने का मतलब आप दोस्त समझ रहे हो ना कि हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब ये नहीं होती है। हमारी हेल्पिंग वर्ब चाहे एक वर्ड की हो या 1000 वर्ड की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हेल्पिंग वर्ब केवल पहला वर्ड होता है, बाकी उसके साथ आने वाला जो भी वर्ड है ये मेन वर्ब का हिस्सा होता है, मतलब मेन वर्ब के साथ चलता है। अब ये चीज़ आप थोड़ी सी और क्लियर हो जाओगे। आइए अब अगर इंटेरोगेटिव के पहले वाले फॉर्मेट में चलते हैं, जिसमें ये होता है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर वो ऑब्जेक्ट। अब पहले कैसे, जैसे कहा जाए कि क्या मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, हैव, फिर आई, फिर बीन। अब यहाँ पर वर्ब का नंबर है तो सिंगिंग, फिर जैसे मान लो आ सॉन्ग कर दिया, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर फिर समझिए, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है तो आपने केवल हैव को निकाला है, हैव बीन को पूरा नहीं निकाला। आपने ये नहीं लिखा हुआ है दोस्त कि हैव बीन आई, आप हमेशा क्या लिखते हो, हैव आई बीन। तो ये चाहे जैसा हो जैसा ना हो, आगे जितने भी सेंटेंसेस हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनने वाले हैं। जैसे अगर इंटरोगेटिव का दूसरा वाला बनाएं तो ये हो जाएगा जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप बनाएंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब की जगह केवल हैव यूज़ करेंगे, फिर आई, फिर बीन, फिर सिंगिंग। और ऐसे मतलब हमारी हेल्प मेन जो, समझो आप, हमारी हेल्पिंग वर्ब चाहे एक वर्ड की हो या 1000, हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब केवल पहला वर्ड होता है, उसके साथ आने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो केवल मेन वर्ब का हिस्सा होते हैं। आप ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ, आप किसी भी बुक को उठाइए आपको यही चीज़ मिलेगी एज इट इज़। अब निगेटिव वाले में भी आप देखिए, इंटरोगेटिव निगेटिव में पहले वाले में आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हो जाएगा हैव आई नॉट बीन सिंगिंग। ऐसे सेम अगले वाले में हो जाएगा वाई हैव आई नॉट बीन सिंगिंग। आप एक चीज़ देखिएगा, जो हैव या हैज़ के साथ जो भी वर्ड है बीन, ये केवल मेन वर्ब के पहले आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब ना। तो बंधु ध्यान रखिएगा, अभी आपका आने वाले टेंस में मैं ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर उनसे पूछो कि हैव और बीन ये नॉट कहाँ आया है, अगर किसी से पूछे नॉट कहाँ आया है तो तुरंत कहते हैं हैव बीन के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, ये भी जो आपने अभी तक पढ़ा है ये गलत है, बीच में नहीं आता है। ठीक है,
ना ये बीच में आता है, ना ये बीन के पहले आता है, ये हैव के बाद आता है। अब कुछ लोग का दिमाग घूम गया होगा कि यार हैव के बाद भी आ रहा है, बीन के पहले भी आ रहा है, नॉट के बाद भी आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है। ऐसा नहीं, बताएंगे आपको, वहाँ भी आप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।